नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि क्लास 10 का। आज हम सामाजिक विज्ञान शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान में नागरिक शास्त्र बुक का नाम होगा और क्लास 10th का क्वेश्चन होगा, जिसमें एक्सरसाइज 2 है जिस चैप्टर का नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। प्रत्येक साल 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर बोर्ड में पूछा जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप क्या है। प्रश्न कह रहा है कि जो सत्ता होता है उस सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सत्ता के साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप गठबंधन की राजनीतिक, याद रखिएगा बस इतना सी बात, गठबंधन की राजनीतिक या गठबंधन की सरकार में दिखती है। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। दोनों में से एक भी लिख दीजिएगा वो भी सही होगा और 2 भी लिख दीजिएगा वो भी सही होगा। लेकिन ये जितना प्रश्न दिया गया है यहाँ कि सत्ता के साझेदारी के सबसे अद्यतन रूप, वही यहाँ पर लिख देना है कि सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप गठबंधन की राजनीतिक या गठबंधन की सरकार में दिखती है। पहला प्रश्न इस प्रकार है। ये 2 पॉइंट मात्र याद रखना है, ये 2 पॉइंट बस, ये 1 नंबर का क्वेश्चन याद हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमें देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही वीवीआई टाइप का प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि समवर्ती सूची, ये जो समवर्ती सूची होता है इससे आप क्या समझते हैं। तो हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में, याद रखिएगा हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। यानी कि हमारे संविधान जो है, भारत के संविधान, इस संविधान में 7वीं सूची, याद रखिएगा 7वीं, यहाँ से जैसे 7वीं हो गया और 100 से 7वीं और 100 से समवर्ती, याद रखिएगा बस 7वीं सूची यानी कि समवर्ती अनुसूची, 7वीं अनुसूची यानी कि 7वीं सूची में, सतवर्ती सूची में, याद रखिएगा 100 से है तो भूल नहीं पाइएगा। तो इसमें केंद्र और राज्य के बीच यानी कि भारत सरकार या केंद्र सरकार जिसे कहते हैं, वो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, यानी कि बंटवारा किया जाता है। दोनों के ऊपर जो शक्ति होता है उन शक्तियों का विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया जाता है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। यानी कि समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया जाता है जिन पर कानून बनने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त होता है। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। याद रखिएगा, कह रहा है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी क्यों नहीं पड़ती है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकार जैसे में आ जाता है राजशाही, तानाशाही, एकदलीय शासन व्यवस्था, इसलिए वहाँ सत्ता की साझेदारी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब एकदलीय है। राजशाही यानी कि जो जहाँ अधिक जनता जिसके पक्षपात रहेगा वो यहाँ पर राज करेगा। दूसरा हम कह रहा है तानाशाही, ये तानाशाही से राज करेगा, यानी कि लड़कर झगड़कर गोली बंदूक लाठी दिखाकर वहाँ राज करेगा, तो ये एकदलीय हो गया। और एकदलीय शासन, जहाँ जहाँ एकदलीय शासन होगा वहाँ सत्ता की साझेदारी की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ एकदलीय शासन होता है वहाँ सत्ता की जरूरत नहीं होती है। इसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जैसे में आ जाता है राजशाही, तानाशाही, एकदलीय शासन आदि सब आ जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि संघ राज्य का अर्थ बताए। संघ राज्य का अर्थ पूछ रहा है कि संघ राज्य का अर्थ क्या है वो बताने के लिए। तो जब सत्ता का विभाजन क्षेत्रीय अधीन सत्ता केंद्र, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय सरकारों के बीच बांट दी जाती है तो संघीय राज्य कहलाती है। यानी कि
जो सत्ता होता है यानी कि सत्ता का विभाजन, सत्ता का जो बंटवारा होता है वो केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर यानी कि कोई स्तर पर बांट दिया जाता है, तो स्थानीय सरकारों के बीच बांट दिया जाता है। इसे संघीय सरकार कहते हैं या संघीय राज्य कहते हैं। किंतु सर्वोच्च सत्ता जो है वो केंद्र के पास होता है। किसके पास होता है? वो सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता के विकेंद्रीकरण के क्या अर्थ है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके उनका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाता है। भारत में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता विभाजन का एक उदाहरण है। देखिए इसमें कहता क्या है कि सत्ता विकेंद्रीकरण तात्पर्य यह है कि सत्ता का एक स्थान पर केंद्रित ना कर, सत्ता एक जगह नहीं रहकर उसको जो है राज्य या केंद्र के बीच बांट दिया जाता है। तो ये विभिन्न स्तरों पर बांट दिया जाता है, इसे ही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताएं। संघीय शासन जो है उसके कोई दो विशेषता बताने के लिए करा। तो संघीय शासन की व्यवस्था दो निम्नलिखित दो विशेषताएं इस प्रकार है कि नीचे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या दो विशेषताएं हैं। तो पहला में दिया गया है कि संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उनके विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ती है। यानी कि संघीय शासन व्यवस्था का सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उनके विभिन्न अनुषंग के बीच बढ़ती है। अगला कह रहा है कि संघीय व्यवस्था दोहरी सरकार यानी कि दोहरी सरकार, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार, यानी कि एक केंद्र सरकार केंद्र स्तर का सरकार तथा दूसरा राज्य या क्षेत्रीय स्तर का सरकार, ये दोहरी सरकार है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा किसे घोषित किया गया? यानी कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया श्रीलंका में, जब श्रीलंका आज़ाद हो गया, तब इसका भाषा यानी कि राष्ट्रीय भाषा जो है, राष्ट्रीय भाषा वो किसे बनाया गया? तो यहाँ दिया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिन्हली भाषा को श्रीलंका का राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। यानी कि सिन्हली जो भाषा है इसको राष्ट्रीय भाषा क्या घोषित किया गया? सिन्हली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया श्रीलंका में आज़ाद होने के बाद। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण क्या था? श्रीलंका में गृह युद्ध जो हुआ उसका कारण क्या था? तो श्रीलंका में सत्ताधारी सिन्हली समुदाय के लोग ने तमिल समुदाय के हितों की निरंतर उपेक्षा की, जिससे तमिलों तथा और सिन्हलियों के बीच टकराव ने भीषण युद्ध गृह युद्ध के रूप ले लिया। यानी कि श्रीलंका में जो है वो दो भाषा बोले जाते हैं। एक भारत का भाषा जो है वो तमिलनाडु में बोले जाने वाला भाषा तमिल भाषा, और दूसरा श्रीलंका का अपना राष्ट्रीय भाषा जो अभी देखे ये सिन्हली भाषा का जो है वहाँ भाषा के क्षेत्र में लड़ाई हो गया और बीच में के टकराव बन गया दोनों भाषा के, सिन्हली बोलने वाले समुदाय के लोग और तमिल बोलने वाले समुदाय के लोग, और दोनों के बीच एक तनाव हो गया, जिस तनाव में धीरे धीरे एक गृह युद्ध का रूप ले लिया। इसे ही श्रीलंका के गृह युद्ध का कारण जाना जाता है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा।